शिवांग माथुर का रुख कर लेते हैं। शिवांग लाल किले पे मौजूद हैं। शिवांग, तस्वीरें दिखाई और बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं इस वक्त लाल किले पे मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पे जो परेड होगी वो करीब 12:30 बजे के आसपास पहुंचेगी और यहीं पे आके परेड डिसमिस होती है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं पहले लाल किले की, जहां पे कई 100 पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के अंदर। हालांकि अभी ट्रैफिक जो है यहाँ पे चल रहा है, दोनों तरफ हल्का हल्का ट्रैफिक नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में जब परेड शुरू होगी करीब 10:30 के आसपास, तब यहाँ का ट्रैफिक को भी जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस वाले हैं वो तमाम गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही हैं उनको चेक करने का काम कर रहे हैं, सबके पासेस चेक किए जा रहे हैं। साथ साथ आप देखें कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो कुल मिला के तैयारियाँ यहाँ पूरी हैं। करीब 12:30 बजे का समय है, जो जिस तरीके से ड्रेस रिहर्सल हुई थी 23 तारीख को, उसके हिसाब से 12:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो परेड है वो पहुँचेगी और उसके बाद यहीं पे आके जो है फिर उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है, जो आमतौर से हमने देखा है। तो जो चलन है उसके हिसाब से करीब 2 घंटे का समय लगेगा, यानी कि कर्तव्य पथ से लेके लाल किले तक आने में। पूरी जो परेड की जो परेड है, जो झांकियां हैं, वो यहाँ करीब 12:30 के आसपास पहुंचेंगी और तब तक आसपास के इस पूरे बाजार को बंद रखा जाएगा। चांदनी चौक, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा बाजार है, इसके आसपास जो दूसरे मार्केट हैं वो सब बंद रखे जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बहुत अहम है। खास तौर पे आज के दिन जगह जगह जो आसपास जो मंदिर हैं उनकी छतों पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, भारी सुरक्षा भी यहाँ पे तैनात की गई है। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम भी शुरू होगा और लोगों में भी खासा उत्साह यहाँ पे नजर आता है। और खास तौर पे जो इस इलाके के लोग हैं वो बहुत उत्सुक हैं। जब हमने सुबह उनसे बात करी कि जो लोग वहाँ कर्तव्य पथ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनको ये झांकियाँ और इन लोगों से जो चाहे आर्मी के हों या नेवी के हों या दूसरी सेनाओं के हों, उनसे यहाँ मिलने का एक मौका मिलता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, ध्वजारोहण होगा, उसके बाद 21 तोपों की सलामी और फिर हेलीकॉप्टर से जितने भी वहां पर दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। यही कुछ दृश्य मैंने और प्रतिभा ने देखा था अयोध्या में, और यही आप यहां पर देखेंगे। जो आए हैं देखने उनका सम्मान किया जाएगा। और यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने हैं उस सब के बीच में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है, देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। खबर यह भी है कि जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया है बीजेपी मुख्यालय में, और जानकारी है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया है। और राइट साइड में यह देखिए आप तस्वीरें, बर्फ के बीच आईटीबीपी के जवान किस तरीके से गणतंत्र दिवस का शौर्य यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जीत भाटी हमारे साथ मौजूद है। जीत, बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं आपको लोकेशन बताता हूं। आईटी पे मौजूद हूं। यहीं से लुटियन से होकर जो परेड है वो पुरानी दिल्ली की तरफ होती हुई लाल किले की तरफ जाएगी। और देखिए जिस जगह यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर अब से ठीक तकरीबन 1 घंटे बाद देश की संस्कृति, शौर्य और पराक्रम को दिखाती हुई जो तमाम झांकियाँ हैं, 16 राज्य और 9 मंत्रालय, वो यहीं से गुजरेंगे। और इस दौरान तमाम हमारा जो संस्कृति वो दिखाई जाएगी, बताया जाएगा 75 साल पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी और आज हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो भले ही अभी देखिए ट्रैफिक की आवाजाही यहाँ पर खोली हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ट्रैफिक की आवाजाही रुक जाएगी। और जब यहाँ से परेड निकलेगी तो हर देशवासी के लिए एक गर्व का पल होगा, क्योंकि ये 75 साल का सफ़र है, उसको दर्शाएगा। साथ ही ये बताएगा कि आखिर हमें आगे के लक्ष्य क्या है। खासकर मैं मंत्रालय की बात करूँ तो आईटी डिपार्टमेंट का, जो आईटी विभाग का जो झांकी होगी उसमें एआई को तरजीह दी गई है। तो वहीं पर जो यूपी की झांकी होगी उसमें भगवान श्री राम का जो बाल रूप है उसको उसमें दिखाया गया है। तो पूरा कह सकते हैं कि एक समावेश यहाँ देखने को मिलेगा, एक संगम देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी संस्कृति से लेकर के परंपरा और आधुनिक भारत हम कहाँ पहुँचे हैं, आगे हमारे लक्ष्य क्या है, तमाम दिखाते हुए जो झांकी है। तो साफ तौर पर इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर नजर आने वाली है। इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका भी रुख करना चाहूंगी। अचल सर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? इस बार हम अगर गणतंत्र दिवस की बात करें, खास तौर पर आप क्या देखने में को लेकर ज्यादा उत्सुक है? क्योंकि झांकियों को लेकर तो हर कोई उत्सुक होता है हर बार, और सवाल मेरा G20 के सफल आयोजन को लेकर भी है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति की ओर से किया गया।
देखिए, गणतंत्र दिवस का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारे अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भारत है ये एक बहुत ही मजबूत डेमोक्रेसी है। तो 26 जनवरी का जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको एक तो याद दिलाते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी वाइब्रेंट है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इस मौके को हम इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में दिखाने के लिए कि भारत कितना सशक्त है मिलिट्री टर्म्स में। और तीसरा जो है हमारा डिस्प्ले होता है वो कल्चरल डाइवर्सिटी है जो हम इस परेड के थ्रू दिखाते हैं। अब किसी भी देश की मजबूती के लिए 2 या 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक रॉब्यूस्ट इकोनॉमी और एक आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। आज की तारीख में तीनों ही चीज़ें भारत के पास हैं और ये तीनों चीज़ें एक ऐसी जो इसका जो मिश्रण है इसके चलते हुए भारत की जो पोजीशन है ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ही मजबूत हुई है और उसको दर्शाने का हमें जो है एक बार फिर से मौका मिला है। और ये ख़ास तौर से हमारी जो 25th एनिवर्सरी है जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रांस के साथ, उसका भी कल्मिनेशन है। तो उसके चलते हुए हमारे पास फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। फ्रांस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे यूरोप में भारत का एक बहुत ही मजबूत पार्टनर रहा है शुरू से। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो फ्रांस पूरे यूरोप में एक लौता देश था जिसने भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई थी। और बहुत से इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जहां भारत और फ्रांस की इस समय काफ़ी मजबूत बायलैटरल कोऑपरेशन चल रही है। वो स्पेस है, चाहे वो आप सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात कर लें या डिफेंस और सिक्योरिटी की बात कर लें, ये तीनों तो ट्रेडिशनली रहे हैं। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में भी दोनों देश काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हमारी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रांस में हैं जिसके चलते हुए 8000 जॉब्स जो है हमने फ्रांस में क्रिएट करी हैं और सैकड़ों हज़ारों जॉब्स फ्रेंच कंपनीज ने भारत में क्रिएट करी हैं। सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोप का जो इन्वेस्टर है इंडिया में वो फ्रांस है। और अब हमारा जो कोऑपरेशन है वो बायलैटरल से निकलकर ट्रायलैटरल और मल्टीलैटरल हो रहा है। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हमने एक मीटिंग करी, इंडिया, फ्रांस और यूए की एक मीटिंग हुई। तो जो हमारा इसका आप कह सकते हैं कि कैनवस जो है वो बढ़ रहा है। और G20 तो आपने जिक्र किया G20 के बारे में। G20 के बाद तो भारत की पूरी इमेज ही पूरी दुनिया में बदल गई है। सर, G20 अगर आप इस ओवरऑल कैनवस को देखें, एक तरफ G20, दूसरी तरफ हमने क्या देखा? दूसरी तरफ हमने देखा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, तीसरी तरफ हमने क्या देखा? इमैनुअल मैक्रोन, और फिर कई सारी चीजें जो इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में कमोशन है, चाइना में टेंशन है, इकोनॉमिक टेंशन बहुत ज्यादा है, श्रीलंका की हालत खराब है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है।